Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Law Gate syllabus for June 2024 and in our previous video we discussed chapter 2 of PPC. In today's video we are going to discuss its part 3. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 22 से सेक्शन 33 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 34 से। सेक्शन 34 बात करता है एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। अब इस सेक्शन के अंदर कॉमन इंटेंशन की बात की गई है और सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग कॉमन इंटेंशन कब होगी कि जब एक से ज्यादा बंदे यानी कि 2 और 5 से कम लोग यानी कि 2 से 4 के दरमियान अगर बंदे होंगे और उन्होंने कोई एक्ट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है इस कॉमन इंटेंशन के थ्रू, तो उसमें क्या होगा। सो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. अब इस सेक्शन में कहा है कि अगर सेवरल पर्सन्स मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उन सब की कॉमन इंटेंशन शामिल है, यानी कि सब ने प्री प्लानिंग के थ्रू प्रॉपर प्लान करके कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो हर वो बंदा जो कि इस कॉमन इंटेंशन का हिस्सा था वो बिल्कुल उसी तरह लायबल होगा जैसा कि उसने ये एक्ट अकेले परफॉर्म किया है, यानी कि लायबिलिटी इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी ये 4 बंदे हैं और इन्होंने प्लान बनाया है ई का मर्डर करने का। लेट्स सपोज ई ने प्रॉपर प्लानिंग की कि किस किस तरह से ये मर्डर किया जाएगा, बी ने उसको कन्वेंस प्रोवाइड की कि हम वहां पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, सी ने पिस्टल प्रोवाइड की और डी ने जाके फायर कर दिया। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि डी ने फायर किया है तो डी लायबल होगा, बल्कि ये तमाम लोग जिन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पूरा प्लान किया था, ये तमाम पर्सन्स इक्वली लायबल होंगे, हर एक के ऊपर लायबिलिटी आएगी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 35 के ऊपर। सेक्शन 35 बात करता है when such an act is criminal by the reason of its being done with a criminal knowledge and intention। अब सेक्शन 35 के अंदर 2 चीज़ों को डिस्कस किया गया है, क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन। सेक्शन क्या कहता है, वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय द रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन is done by several persons, each of such persons who joins in the act with the knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। अब इस सेक्शन के अंदर क्या बताया गया है, हम उसी प्रीवियस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ए बी सी और डी। ए बी और सी की अब कॉमन इंटेंशन थी, उन्होंने प्लान बनाया मर्डर करने का ई को। अब यहाँ पर डी जो है वो एक अननोन पर्सन है जो कि इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन उसकी क्रिमिनल नॉलेज है, उसको ये पता है कि ये लोग ई का मर्डर करने जा रहे हैं, इसके बावजूद वो इनके साथ इस एक्ट के अंदर शामिल हो जाता है। तो जब किसी बंदे का क्रिमिनल नॉलेज था और उसके बावजूद उसने कोई एक्ट कमिट किया है तो उस पर्सन के ऊपर लायबिलिटी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि वो प्लानिंग के टाइम पर भी हिस्सेदार था और ऐसा समझा जाएगा जैसा कि इसने ये ऑफेंस अकेले परफॉर्म किया है, यानी कि लायबिलिटी सबके ऊपर इक्वल आएगी।
ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि हम प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे, बल्कि आपने ज्वाइन किया, क्रिमिनल नॉलेज था, आपकी इंटेंशन थी कि ये लोग मर्डर करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उनको ज्वाइन किया, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी सेम होगी। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 36 के ऊपर, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। अब ये सेक्शन क्या कहता है? Whenever the causing of certain effect or an attempt to cause the effect by an act or by omission is an offense, it is to be understood that causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same offense। अब इस सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है कि लेट्स सपोज कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन वो ऑफेंस ना तो प्रॉपरली किसी एक्ट के थ्रू हुआ है और ना प्रॉपरली किसी ओमिशन के थ्रू हुआ है, बल्कि एक्ट और ओमिशन दोनों ने मिलकर इस ऑफेंस को क्रिएट किया है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज कि दो बंदे हैं हमारे पास, ए और बी। ए और बी ने क्या किया है? मर्डर करने वाले हैं सी पर्सन का। लेट्स सपोज कि ए और बी जो हैं वो जेलर हैं और सी जो है वो प्रिजनर है, वो जेल के अंदर है। अब ए ने क्या किया? पार्टली एक्ट परफॉर्म किया, उसने सी को जो है ए की ड्यूटी थी, वो ड्यूटी बाउंड था कि उसने सी को फूड प्रोवाइड करना है, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी को ओमिट किया, ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, सी को खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सी लागर हो गया, वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद बी दूसरा बंदा आया, उसने क्या किया? सी को मारना शुरू कर दिया। अब चूंकि सी ऑलरेडी कमज़ोर था, उसको खाना नहीं मिल रहा था, तो मारने से क्या हुआ? उसकी डेथ कॉज होगी। तो यहाँ पर जो ऑफेंस कमिट हुआ है वो किस तरह से हुआ है? पार्टली एक्ट के थ्रू हुआ है और पार्टली ओमिशन के थ्रू हुआ है। तो सेक्शन 36 ने क्या कहा है कि इफेक्ट कॉज बाय पार्टली एंड एक्ट बाय एंड पार्टली बाय ओमिशन इज द सेम ऑफेंस, वो सेम ऑफेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 क्या कहता है? कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अब इस सेक्शन के अंदर कॉपरेशन की बात की गई है कि when an offense is committed by means of several act, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any of those act either singly or jointly with any other person commits that offense। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन वो सेवरल एक्ट्स के थ्रू हुआ है, यानी कि मुख्तलिफ कामों से मिलकर एक जुर्म जो है वो कमिट हुआ है। तो जो बंदा भी इंटेंशनली कॉपरेट करता है, यानी कि कोई एक एक्ट परफॉर्म करता है इस ऑफेंस को कमिट करने में, तो वो पर्सन इक्वली लायबल होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा समझा जाएगा कि उसने भी ये ऑफेंस कमिट किया है। सो आपकी कॉपरेशन भी क्या है? आपको लायबल बना रही है। सो जहां पर सेवरल एक्ट्स हैं, ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो जो बंदा भी वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, लाइबिलिटी उसके ऊपर क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए और बी जो है वो जॉइंट जेलर्स हैं, जिनके पास एक थर्ड पर्सन जेड क्या है? वो प्रिजनर है। अब ए और बी इंटेंशनली जेड की डेथ कॉज करना चाहते हैं और वो दोनों कॉपरेट करते हैं। किस तरह से? बाय इलीगली ओमिटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस टू गिव द फूड टू दी जेड। यानी कि ए और बी की क्या थी? अपनी अपनी शिफ्ट्स थी, और अपनी अपनी शिफ्ट्स के दौरान पहले ए ने जेड को खाना नहीं दिया, फिर जब बी की शिफ्ट आई तो बी ने जेड को खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी हालत मजीद ख़राब होती गई। सो जब इन्होंने अपनी अपनी शिफ्ट्स में अपनी ड्यूटीज़ को ओमिट किया, एक्ट्स परफॉर्म किए, तो जेड क्या हो गया? वो भूख की वजह से उसकी डेथ कॉज होगी। सो यहाँ पर बोथ ए एंड बी जो हैं वो गिल्टी हैं मर्डर के लिए, कि उन्होंने जेड का मर्डर किया है, क्योंकि ऑफेंस तो एक है लेकिन डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू हुआ है। दोनों ने कॉपरेशन करके जेड का मर्डर किया है, लिहाजा both of them are liable for the offense of the murder। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 38 के ऊपर। सेक्शन 38 बात करता है persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses।
अब पहले हमने सेवरल एक्ट्स की बात की, ऑफेंस एक है। यहाँ पर बात की गई है कि डिफरेंट ऑफेंसेस हैं। अब कैसे? व्हेन सेवरल पर्सन्स आर इंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। यानी कि एक्ट परफॉर्म किया है डिफरेंट पर्सन्स ने और वो एक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑफेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जराइम हो रहे हैं। कैसे? अब डिफरेंट ऑफेंसेस कैसे क्रिएट हो रहे हैं? डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू। सो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो पर्सन्स हैं, ए और बी। ए क्या करता है? अटैक करता है बी के ऊपर, लेकिन उसको पता है कि उसका ये अटैक जो है वो सिर्फ और सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर नहीं है। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पर्सन है सी। सी क्या करता है? उसकी कोई जाती दुश्मनी है बी के साथ और वो सी क्या करता है? बी को मारने की नीयत से आता है और ए को असिस्ट कर रहा है बी को मारने में। सो यहाँ पर क्या हुआ? डिफरेंट ऑफेंसेस हैं। ए का जो अटैक था वो ऑफेंस क्या है? कल्पेबल होमिसाइड का। जबकि सी ने आके जब असिस्ट किया ए को बी को मारने में तो बी की डेथ हो गई। सो यहाँ पर क्या हुआ? बी गिल्टी है मर्डर के लिए और ए गिल्टी है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 41 के ऊपर। सेक्शन 41 बात करता है स्पेशल लॉ की और इसके साथ अगर हम सेक्शन 42 को देखें तो वो बात करता है लोकल लॉ की। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में क्या डिफरेंस है। सो सेक्शन 41 कहता है स्पेशल लॉ इज द लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ वो लॉ है जो किन के ऊपर एप्लीकेबल है? खास लोगों के ऊपर। पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के लिए है। आम लोगों के ऊपर उस एक्ट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आम लोगों पर एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम देखें तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ उन बंदों के लिए है, उन पर्सन्स के लिए है जो कि 18 साल से कम है, जो कि मेजर नहीं है। सो ये एक्ट क्या है? सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम लोकल लॉ को देखें तो लोकल लॉ इज अ लॉ विच इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरीज। लोकल लॉ पर्टिकुलर एरिया के अंदर लोगों पर एप्लीकेबल है, किसी खास जगह के लोगों पर है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास है पीपीसी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है, पाकिस्तान से बाहर वो एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमारा केपी टेनेंसी एक्ट है या पंजाब टेनेंसी एक्ट है तो वो ख़ास प्रोविंस के लिए एप्लीकेबल है वो लॉ, यानी कि ख़ास टेरिटरी के लिए है। केपी का एक्ट है तो वो पंजाब पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह डिफरेंट एक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट टेरिटरीज के लिए हैं। सो स्पेशल लॉ क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए और लोकल लॉ है पर्टिकुलर एरियाज के लिए। यह आपने लॉ गेट के हवाले से याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 43 के ऊपर जो कि बात करता है इलीगल की और लीगली बाउंड टू डू की। इलीगल को किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया है? सेक्शन कहता है एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। पहली बात इलीगल की डेफिनेशन में क्या चीज आती है? हर वो चीज जो कि ऑफेंस है। सेकेंडली विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, जिसको कानून ने मना किया है, जिसको प्रोहिबिट किया है लॉ ने, वो इलीगल है। एंड थर्डली विच फर्निशेस द ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन, या ऐसी चीज जो कि आपको ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रही है सिविल एक्शन के लिए, सिविल रॉन्ग्स के लिए, या कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट कर रही है, तो वो तमाम चीजें क्या हैं? वो इलीगल हैं। जबकि इसके ऑपोजिट हम लीगली बाउंड टू डू को देखें, वट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट, यानी कि ऐसी चीज जिसको ओमिट करना पर्सन के लिए इलीगल है, उस चीज के लिए वो लोग क्या है? लीगली बाउंड टू डू हैं। यानी कि ऐसी ड्यूटी जिसको वो ओमिट नहीं कर सकते उसको वो बाउंड हैं परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लीगली बाउंड टू डू। यानी कि इलीगल क्या हुआ? जो कि टोटली ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। लीगली बाउंड टू डू क्या है? कि जिस चीज को, जिस ड्यूटी को ओमिट करना आपके लिए इलीगल है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 44 के ऊपर। सेक्शन 44 बात करता है इंजरी की।
अब इंजरी क्या है, हमारे पास एक ब्रॉडर टर्म है, एक वाइडर टर्म है। इंजरी को डिफाइन किस तरह से किया है सेक्शन 44 ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये चार चीजें आपने याद रखनी है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंजरी से मुराद वो हार्म, वो नुकसान जो कि इलीगली किसी पर्सन को किया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पर्सन की बॉडी को, उसे अगर कोई बॉडीली आप हर्ट कॉज कर रहे हो, इंजरीज कॉज कर रहे हो, या उसको उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको मेंटल टॉर्चर दे रहे हो, या उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, तो ये तमाम चीजें किसकी कैटेगरी में आती हैं, इंजरी की कैटेगरी में। लॉ गेट में आपसे पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 इंजरी इज द हार्म कॉज टू बॉडी, प्रॉपर्टी, माइंड, या फिर आखिर में लिखा होगा ऑल ऑफ दीज, तो आपने किस पर टिक करना है, ऑल ऑफ दीज के ऊपर। ये चार चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि इंजरी के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। उसके बाद है सेक्शन 45। सेक्शन 45 लाइफ को डिफाइन करता है कि लाइफ क्या इंडिकेट करती है, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ, इंसानी जिंदगी डिनोट कर रही है। उसके बाद सेक्शन 46 है, सेक्शन 46 डेथ को डिफाइन करता है। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जब यही ह्यूमन बीइंग्स मर जाती हैं तो उसको डेथ कहा गया है। 47 बात करता है एनिमल की। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर्स अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसानों के अलावा जो जानदार चीजें हैं उनको एनिमल्स कहा गया है। सेक्शन 48 बात करता है वेसल की। The word vessel denotes anything made for the conveyance by water of human beings or of property. Word vessel किस चीज को डिफाइन कर रहा है कि हर वो चीज जो कि इंसानों और प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहरी रास्तों के थ्रू, पानी के रास्तों के थ्रू लेकर जाने के लिए बनाया गया है, उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वेसल है। यानी कि बहरी रास्तों के थ्रू जो हमारे बहरी जहाज होते हैं वो जिस पर्पस के लिए बनाए गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स या प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उनको हम कहते हैं वेसल। सेक्शन 49 ईयर एंड मंथ को बता रहा है कि ईयर और मंथ जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर होंगे। उसके बाद सेक्शन 50 के ऊपर आ जाएं तो सेक्शन 50 सेक्शन को डिफाइन करता है कि द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ द चैप्टर ऑफ दिस कोड व्हिच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स्ड न्यूमेरिकल फिगर्स। सेक्शन से क्या मुराद है कि इस चैप्टर के अंदर जो भी पैराग्राफ्स एक्सप्लेन किए गए हैं जिनको नंबर्स के थ्रू एक दूसरे से अलग किया गया है, उनको हम कहते हैं सेक्शन। यानी कि पैराग्राफ्स जिनको नंबरिंग दी गई है किस पर्पस के लिए, ताकि उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जा सके, डिस्टिंग्विश किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं वो क्या है, सेक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 51 के ऊपर। सेक्शन 51 डिफाइन करता है ओथ को। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलमन एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। सबसे पहली चीज इसमें बता दी गई है कि ओथ के अंदर क्या चीज इंक्लूडेड है। पहली बात कि कसम खाना जो कि ओथ लेने के जुमरे में आता है। सेकेंडली एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू बी मेड बिफोर पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट, या फिर कोर्ट के अंदर या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने जो भी बात आप कर रहे हो, जो भी डिक्लेरेशन, जो भी बयान दे रहे हो, जो जिस पर्पस के लिए दे रहे हो, यानी कि एविडेंस के तौर पर जो आप बात कर रहे हो, उसके से पहले कसम खाने को ओथ कहते हैं। सेक्शन 52 बात करता है गुड फेथ की। गुड फेथ में क्या कहा है, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब सेक्शन 52 ने नेगेटिव डेफिनेशन दी है। नेगेटिव डेफिनेशन से क्या मुराद है कि वो चीजें जो कि गुड फेथ की डेफिनेशन में इंक्लूड्स नहीं है उनको एक्सप्लेन किया गया है। क्या है कि गुड फेथ कब नहीं होगा, जब विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन कोई भी एक्ट परफॉर्म किया जाएगा तो ऐसा समझा जाएगा कि ये एक्ट गुड फेथ में नहीं हुआ। सो गुड फेथ में कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको प्रॉपर
केयर करनी है और प्रॉपर अटेंशन देनी है कोई भी काम करते हुए, तो तब वो गुड फेथ की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज नहीं। इसके साथ इसी चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 52A, जो कि बात करता है हार्बर की। हार्बर को उर्दू में कहते हैं पनाह देना। सो सेक्शन 52A ने क्या कहा, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच द हार्बर इज गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द पर्सन्स हार्बर्ड, द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग ऑफ पर्सन विथ शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, कन्वेंस, असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड इन दिस सेक्शन और नॉट टू एवेड द एप्रीहेंशन। अब हार्बर को किस तरह से डिफाइन किया है कि किसी भी पर्सन को आप शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको फूड दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, क्लॉथ्स दे रहे हो, कोई भी वेपन दे रहे हो, कोई कन्वेंस प्रोवाइड कर रहे हो, किस पर्पस के लिए आप ये सारी चीजें दे रहे हो, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि पुलिस को मतलूब है और आप पुलिस से उसको बचाने के लिए, उसकी भगाने में मदद करने के लिए आप उसको शेल्टर दे रहे हो, पनाह दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, या आप उसको पैसे दे रहे हो, या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हो, तो सेक्शन 52A ने क्या कहा है कि हार्बर में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को पनाह दे रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को पनाह दे रहा है, तो वो इस सेक्शन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है। अदरवाइज किसी भी पर्सन को पुलिस से भगाने के लिए आप जो पनाह दे रहे हो वो इस सेक्शन की डेफिनेशन में फॉल करता है। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 34 से सेक्शन 52A तक। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।